मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए है। विषय है बेटा हमारा पर्यावरण। जैसा कि आप जानते हैं कि सत्र परीक्षाएं होती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है और वार्षिक परीक्षाएं होती है, और तीनों कक्षाओं का हमारे पर्यावरण की एक ही किताब होती है। तो बेटा प्रश्न यही रहते हैं, बस प्रश्न कक्षा 6 के अलग आते हैं, 7वीं के अलग आते हैं, 8वीं के अलग आते हैं और उन्हीं चैप्टर्स में आते हैं। तो बेटा ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको आपके सामने जो है रख रहा हूँ, करके दिखाऊंगा, ये आपकी पुस्तक से लिए गए हैं, तो वो तो आपको पढ़नी ही है। तो साथ में इन क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप इसे अच्छे से देख लेना है, जो मैं आपको बताऊंगा उसे अच्छे से समझ लेना है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, कभी भी देख लेना, जब भी आप अपने माइंड को रिफ्रेश करना चाहते हो, पर्यावरण के क्वेश्चन यदि आपको समझने हैं, सुनने हैं, तो बेटा आप ये इस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना, और पेपर से पहले इस वीडियो को बेटा आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने रिक्त स्थान के क्वेश्चन भी रख रखे हैं, मिलान के क्वेश्चन भी हैं इसमें, और सत्य असत्य के क्वेश्चन है, और सभी पार्टों के प्रश्न हैं। तो आइए बेटा ये वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। देखो बेटा प्रश्न नंबर मैंने 1 लिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन है, प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें जीव जंतु आएगा, जीव जंतु से मिलकर भी बनी है। बेटा सेकंड क्वेश्चन, पृथ्वी के जल वाले भाग को क्या कहते हैं? बेटा जलमंडल कहते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर 3 मंडल होते हैं बेटा, वायु वाले को वायुमंडल बोलेंगे, और जल वाले को देखो जलमंडल बोलेंगे, स्थल वाले को स्थल मंडल बोलेंगे। लेकिन आपकी जो कि बुक में है, वो जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं उसमें केवल यही क्वेश्चन रख रखा है। तो बेटा ये अच्छे से आप देख लेना। जैविक अजैविक घटक एक दूसरे के खाली स्थान क्या होते हैं? पूरक है। तो इसमें बेटा यहाँ पे पूरक आ जाएगा। टिड्डा एक खाली स्थान शाकाहारी जीव है, तो यहाँ पे शाकाहारी जाएगा। बेटा आपको पता है टिड्डा जो है पत्तियाँ खाता है, और यदि इसी के विपरीत बेटा हम दूसरा ले लें, जो जो मांस खाता है, जैसे कि शेर है बेटा, तो वो मांस खाता है तो उसको मांसाहारी बोल लेंगे। कौवा है बेटा, देखो वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी हो रहे हैं। तो 3 तरीके से हमारे जीव है बेटा, शाकाहारी, मांसाहारी और हमारे जो हैं सर्वाहारी बोलते हैं इनको। तो बेटा ये है आपका विद्यालय डॉट डॉट पर्यावरण का हिस्सा है। तो विद्यालय किसका हिस्सा है बेटा? मानवीय का। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा मानवीय। इससे अलग क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो सही मिलान करो। ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखो ए स्तंभ में दिया गया है, ये बे स्तंभ में दिया गया है। तो ए को हमें बे में मिलाना है। जैसे कि वायु है, तो वायु क्या होता है? तो वायु से संबंधित जो भी बे में होगा हम उसी पे तीर का निशान उसके सामने लगा देंगे। तो देखो वायु में ऑक्सीजन होती है, तो आपको वायु यहाँ पे आप पहुँचा देंगे इसको। जल है, जल से हमारे शरीर 70% भाग होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा जल। भूमि खनिज पदार्थ का भंडार है। सूर्य का प्रकाश हमें विटामिन डी बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के सामने सही का निशान, गलत के सामने बेटा गलत का निशान लगाना है। कै उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो बेटे सही का निशान लगा देंगे। बेटा अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं वेस्ट पदार्थ को, जो भी फैक्ट्रियों से निकलते हैं, जो किसी भी काम का नहीं होता, उसमें पानी भी हो सकता है, ठोस पदार्थ भी हो सकता है। जो सडन वाला पदार्थ है, जो अनयूजेबल हो जाता है, उसको बोलते हैं बेटा अपशिष्ट पदार्थ। जैसे कि हम घरों में साफ करते हैं और नली में निकलता, गलियों में जो नली बनी होती है उसमें जाता है गंदा पानी, तो जो गली की नलियाँ होती है उसमें अपशिष्ट पदार्थ बहते हैं। तो उद्योगों से भी ऐसे ही निकलते हैं, तो इसलिए सही का निशान। अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो सही का निशान बेटा देखो मच्छर भी आएंगे, जीव भी उत्पन्न हो जाएंगे, बीमारियां फैल जाएगी। तो अपशिष्ट पदार्थों का हमें सही तरीके से जो है कहीं पे इसका जो है प्रबंध कर देना चाहिए, निस्तारण कर देना चाहिए। गै अपशिष्ट पदार्थ ठोस भी होता है, द्रव और गैस का रूप होता है। तो मैंने बताया था बेटा जो अपशिष्ट पदार्थ है आपका ठोस, द्रव, गैस, तो सही का निशान लगा देंगे। घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है, जबकि बेटा प्रदूषण की समस्या है, तो ये गलत हो गया, तो ये समस्या है। प्लास्टिक और पॉलीथीन आसानी से सड़ती है, गलत बेटा, ये आसानी से नहीं सड़ती है, 100 साल तक नहीं सड़ती है मिट्टी में। कभी यदि ये दब भी जाती है तो कभी इसको जो है सामने आएगी तो वो जो कि तो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो मिलान का आ गया क्वेश्चन। फिर बायोगैस आपका जैविक अपशिष्ट पदार्थों से बनती है बेटा। कंपोस्ट खाद फलों सब्जियों के छिलके सूखी पत्तियों से बनते हैं बेटा। गैसीय अपशिष्ट क्या होते हैं? धुआं होता है, जब लकड़ियों का धुआं होता है, किसी टायर वायर का धुआं होता है, या कहीं आग जलाते हैं तो उससे पहले बेटा धुआं भी निकलता है, तो वो गैसीय अपशिष्ट बोलते हैं। गैसीय
वेस्टेज बोलते हैं बेटा। जैसे भट्टे में से निकलता है, चिमनी में से धुआं, तो वो गैसीय अपशिष्ट है, वो नुकसानदायक होता है। जल निकास तंत्र में बाधा क्या होती है बेटा? पॉलीथीन होती है। यदि कहीं जल जल कहीं बह रहा है और वहाँ पे पॉलीथीन सामने आ जाए तो बेटा उसकी गति धीमी पड़ जाती है, तो वो बाधा बोलते हैं उसको। अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बेटा, यदि हम अपशिष्ट जो पदार्थ निकलते हैं और उससे हम उपयोगी सामान बना लें तो उसे पुनः चक्रण बोलते हैं। तो जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है बेटा उसको जो है पुनः चक्रण में ले लेना चाहिए। जैसे कि खेतों में देखा बेटा पत्तियां होती थी, तो पहले इनको किसान खेत में जलाता था, अब आपको देखा ये पत्तियां जो है बांधने की मशीन आ गई और इनको फैक्ट्री में ले जाकर इनका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से उसे बोलते हैं बेटा उपयोगी बनाना, तो ये पुनः चक्रण बोलते हैं इसका। प्रश्न नंबर 5 है बेटा, भूमि से प्राप्त होने वाले किन्हीं 5 पदार्थों के नाम लिखो। तो भूमि से तो बेटो देखो कितने अनगिनत पदार्थ हो गए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पेड़ पौधे भी हैं, खनिज पदार्थ भी निकलते हैं, पेट्रोल भी, डीजल भी, कोयला भी, गैस भी। यहाँ पे खनिज पदार्थ में आप जो है लोहा भी लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम भी लिख सकते हैं, सोना चांदी सब कुछ आप लिख सकते हैं, तो उन्हें निकल बोलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो यहाँ पे आ गया ये खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ये अगले उसका होगा बेटा चैप्टर का। पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग कहीं में प्रयोग होता है, तो बेटा यहाँ पर होता है सिंचाई में प्रयोग होता है। फिर आगे समुद्री जल में लवणों का घुला होने के कारण जल क्या होता है? कठोर होता है। तो बेटा देखो जो समुद्री जल होता है उसमें लवण घुले होते हैं। कौन से लवण? क्लोराइड के और सल्फेट के लवण घुले होते हैं। वो आसानी से बेटा उसको हम दूर नहीं कर सकते, इसलिए वो कठोर होता है। साबुन के साथ में बहुत ही कम झाग देता है, तो इसलिए उसको कठोर जल बोलते हैं। वो पीने योग्य भी नहीं होता है। हिमनद नदियों के जल का स्रोत है, यानी कि जो हिमनद का मतलब है बर्फ़, जहाँ बर्फ़ के पहाड़ होते हैं तो वो पिघल पिघल कर आते हैं, तो वो नदियों के जल के स्रोत है। ये बताते हैं कि नदियाँ वहाँ से नदियाँ बनती है। फिर उनकी पहाड़ों पर जमी बर्फ़ जल का क्या है बेटा? ये ठोस रूप है, तो इसको ठोस रूप बोलते हैं। तो जल के होते हैं ना रूप, ठोस रूप भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, तो इस तरीके से हम ये ठोस रूप होता है जो पहाड़ों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7 बेटा, सही और गलत का निशान लगाना है। नदी भूमिगत जल का स्रोत है। नदी जो है भूमिगत जल, ये भूमिगत का मतलब होता है जो भूमि के अंदर जल होता है उसको भूमिगत जल बोलते हैं। तो नदी तो बेटा उसके ऊपर को बहता है भूमि के, तो ये भूमि के ऊपर को जो बहता है ये भूमिगत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान आ गया, ये असत्य हो गया बेटा। जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, सही का निशान लगा देंगे, सही बात है बिल्कुल। समुद्र का जल मीठा होता है, बिल्कुल गलत, समुद्र का जल खारा होता है, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देंगे। प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो सही का निशान। जल बिना तो बेटे सभी मर जाएंगे, तो जल तो जरूरी है पेड़ के लिए भी और सभी जीवों के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 8 सही मिलान कीजिए बेटा। कै स्तंभ है और ख स्तंभ है। नदियों नालों का जल समुद्र में मिलता है, समुद्र का जल खारा होता है, तो खारे पर निशान लगा देंगे। प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल सीमित मात्रा में है, यानी कि जो हम खेतों में पानी देते हैं तो पीने योग्य बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी, तो ये बेटा बहुत ही सीमित मात्रा में है, तो इसका उपयोग हमें सोच समझ कर करना चाहिए, इसको जो है अनुपयुक्त नहीं बहाना चाहिए। तो गंगा तथा यमुना नदियों का संगम ये यहाँ पे प्रयाग में होता है, तो प्रयाग कहाँ है हमारा? इलाहाबाद में। तो यहाँ पे इन दोनों का संगम मतलब होता है जहाँ पे दोनों नदियाँ जाकर मिलती है, उसको बेटा संगम बोलते हैं। नदियाँ मानव जीवन के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदियाँ होती है क्योंकि नदियों के कारण बेटा पानी बहता है, और वो धीरे धीरे पानी कहीं ना कहीं धरती के अंदर भूमिगत जल के रूप में चला जाता है, और फिर हमें ये छन के जो है ऊपर आ जाता है, तो ये इसको हम पीने योग्य पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो बेटा। कै समुद्र का जल ... होने के कारण पीने के योग्य ... होता है, तो यहाँ पे खारा आ जाएगा और यहाँ पे नहीं आ जाएगा। भूमि जल एवं भूसतही जल प्रकृति द्वारा सीमित मात्रा में प्राप्त है, तो बेटा मैंने बताया था ये सीमित मात्रा में होती है। तालाब पोखर आदि जल संरक्षण के प्राचीन साधन रहे हैं, तो संरक्षण का मतलब होता है बेटा जहाँ पे पानी हम इकट्ठा करते हैं। आपने देखा गांव में तालाब भी होते हैं, छोटे छोटे से देखे होंगे, जिसे गांव की भाषा में जोड़ बोलते हैं। तो जितना भी बरसात का पानी होता है उनमें इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे देखो जब फिर गर्मियाँ आती है तो थोड़ी धीरे धीरे सूखने लगता है, तो ये कहीं ना कहीं जो धरती में पानी जाता है भूमिगत पानी बनता है, तो इन्हीं के द्वारा जो है धरती में रिस के जो है पानी थोड़ा थोड़ा करके पानी चला जाता है, और उससे जो है संरक्षण बोलते हैं।
तो बहुत ही जीव जंतुओं के लिए लाभदायक होता है, पक्षी के लिए लाभदायक होता है, जानवरों के लिए लाभदायक होता है, पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होता है और भूमि के लिए भी लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल में वृद्धि जल संरक्षण करके कर सकते हैं। तो जल में यदि हमें वृद्धि करनी है तो हमें भूजल में वृद्धि करनी होगी, जल संरक्षण करना होगा। जैसे बरसात के दिनों में पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, एक हम उसको जो है इकट्ठा करने का, नहीं तो वो पानी जो है वेपर बनकर भाप बनकर उड़ जाता है। हम कोई भी उसका जल संरक्षण नहीं करते, नहीं तो हमें जल संरक्षण गड्ढा खोद के करना चाहिए। शहरों में पुनर्भरण के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर भूजल प्रवेश होता है। तो शहरों में क्या करते हैं, ये पुनर्भरण कर लेते हैं, तो वहाँ पे एक ऐसा समरसेबल बना लेते हैं बेटा, जिससे पानी आता है वर्षा का जल और वो उसी के अंदर चला जाता है। तो मोस्टली शहरों में पुनर्भरण के लिए भी बनाया गया है। हमारे विद्यालय में देख लो आप, बना है जल संरक्षण के लिए गड्ढा बना हुआ है, देखो वहाँ पे, तो नीचे धरती में पानी चला जाता है। वो जितना भी पानी हम दिन में यूज़ करते हैं, जो वेस्टेज हमारा पानी है वो सीधा गड्ढे में चला जाता है, गड्ढे में से धीरे धीरे वो नीचे भूगर्भ में चला जाता है, तो उसे पुनर्भरण बोलते हैं। उन्नत किस्म के धान व गेहूँ की फसल उगाने के लिए डॉट डॉट सिंचाई की आवश्यकता होती है, डॉट। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा जल की, और यहाँ पे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल नीति वर्ष 1987 में बनाई गई थी। उससे पहले बेटे जल नीति कोई नहीं थी। तो 1987 में जल की सुरक्षा के लिए, जल का उपयोग कैसे हो, जल का संरक्षण कैसे हो, उसके लिए एक नीति बनाई गई। तो 1987 में राष्ट्रीय जल नीति में जल को क्या दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। ये बताया गया कि ये बहुत ही बहुमूल्य, यानी कि जिसका कोई भी मूल्य ना होता हो, अमूल्य होता है, वो आपका बहुमूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, ये आपका आ गया सही जोड़े बनाओ। तो देखो ए और बे, तो पन बिजली क्या होती है, पुनर्भरण क्या होता है, गोदावरी क्या है, जल भरत क्या है। तो इसके सामने बे में दिया गया है। तो पन बिजली क्या है, पन बिजली बेटा देखो हमारा जल विद्युत ऊर्जा है, जहाँ जैसे हमारे जल से बिजली बनाते हैं, जनरेटर लगे रहते हैं वहाँ पे। तो पुनर्भरण भूजल भंडार होता है। गोदावरी एक नदी है, जल भरत बेटा जल से भरे को जल भरत बोलते हैं। जैसे तालाब में यदि पानी भर रहा है तो वहाँ पे जल भरत है, वो भरा हुआ है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बेटा 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नेक्स्ट चैप्टर का बेटा ये भूमि की ऊपरी परत को डॉट डॉट कहते हैं, तो उसको मिट्टी कहते हैं हम। मिट्टी पेड़ पौधे को डॉट डॉट प्रदान करती है, जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है। तो जितने भी पोषक तत्व हैं बेटे, जैसे हम दूध पीते हैं, है ना, खाना खाते हैं, जो भी प्रोटीन्स है वे लेते हैं, जितने विटामिन है वे लेते हैं, तो पेड़ पौधों को वही सब बेटा मिट्टी से मिलते हैं। तो इसलिए लिखा है कि मिट्टी पेड़ पौधे को पोषक तत्व प्रदान करती है, तो यहाँ पे पोषक तत्व आ जाएगा। नेक्स्ट, पेड़ पौधे को स्वस्थ रखने के लिए रासायनिक उर्वरक की जगह किसका प्रयोग करना चाहिए बेटा, में जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जैविक खाद आ जाएगा बेटा। जैविक खाद का मतलब ये नहीं होता कि जो हम अनेक दवाइयाँ लाते हैं बाजार से, रासायनिक भैया डाल लो, जो है जो गांव का खाद होता है, जो गोबर खाद होता है, जो हमारी वेस्टेज होती है, उसे गड्ढे में सड़ा के जो हम खाद तैयार करते हैं, वो जैविक खाद होता है। उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा बेटा पोषक तत्व बनते हैं, वही हमें खेतों में डालना चाहिए। पुराने समय में खेतों में वही हम लोग जो है उसको यूज़ करते थे। अब जो इसकी कमी हो गई है, क्योंकि जानवर जो है लोगों ने कम पालना शुरू कर दिए हैं, इस वजह से जैविक खाद की कमी हो गई। तो जितना भी लेकिन हमारा वेस्टेज है, हमारे छिलन है, किसी भी सब्जियों की छिलन है, घर का सारा है, तो उसको गड्ढे में हमें डालना चाहिए, उसके ऊपर मिट्टी, और फिर उसको जो है 1-2 साल यदि हम रखेंगे तो उसके बाद में बहुत अच्छा खाद बनकर तैयार हो जाएगा। उसको जैविक खाद हम बोलते हैं। गैसों के अलावा वायुमंडल में क्या क्या होता है बेटा, जल वाष्प भी होता है और धूल के कण भी पाए जाते हो। आपने देखा जब हम वायुमंडल में जाए तो कुछ लोग चश्मे लगावे हैं, तो उसमें क्यों, क्योंकि धूल के कण हो। मोटरसाइकिल पर चले बेटा हम, तो चश्मा लगा लें, कभी धूल के कण हमारे भर जाते हैं। जल वाष्प बेटा होता है, ये दिखाई नहीं देता जल वाष्प, लेकिन जल वाष्प आप देख सकते हो किसकी सहायता से। आप बेटा एक गिलास में पानी ले लेना स्टील के में, और उस गिलास में आप बेटा बर्फ़ डाल देना। तो जैसे जैसे वो पानी ठंडा होगा अंदर का, तो आप देखना कि गिलास के बाहर जो है उस पर थोड़ी थोड़ी सी जल की बूंदें आ जाएगी। तो वे कहाँ से आई बूंदें, वे बेटा अंदर से नहीं आई गिलास में से, वे जो वातावरण में हमारी जल वाष्प थी, ठंडा होने के कारण वातावरण में से उस गिलास पे बेटा चिपक जाती है, तो वे जल वाष्प होती है। इसी का उदाहरण है बेटा कि वायुमंडल में जल वाष्प होती है। मानव के हस्तक्षेप से वायुमंडल का डॉट डॉट बिगड़ जाता है। तो मानव जो होता है, आदमी जो होता है बेटा, उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है, तो उसका संतुलन बिगड़ गया है। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
CO2 गैस को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। तो बेटा पेड़ पौधों के लिए जब सूर्य का प्रकाश आता है और उसमें वो भोजन बनाता है, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है, तो वो CO2 चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा गैस कहाँ से आती है? जो मनुष्य सांस लेता है तो वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो पेड़ जो होते हैं वे दिन में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका भोजन होता है और ऑक्सीजन वो छोड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। कारखानों की चिमनियों में डॉट 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 लगाकर प्रदूषण को रोका जा सकता है। यह है धूम्र अवक्षेपक। तो धूम्र अवक्षेपक जो जो धुएं को सोख लेता है, तो उसको जो है इस तरीके से चिमनियों में से जिससे ऊपर तक चले जाता है, तो उनके अंदर वो जम जाता है धुआं। जैसा गांव में देखा होगा कि जब दूध रखते हैं तो ऊपर जो है धुआं लगा तो वहाँ पे काला काला सा जो है वो चिपक जाता है। तो इस तरीके से वो यदि हम लंबी दूरी से करेंगे, तो आपने देखा होगा चिमनियाँ नीचे से चौड़ी है, ऊपर ऊपर होती चली जाती है, वो सब उसमें जो है। तो ये लगता है, ऊपर ऊपर लगाते उसके अंदर लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। वनों से हमें उद्योगों के लिए क्या मिलता है? रबर, रेशम, इमारती लकड़ी प्राप्त होता है। इनमें से आप एक भर सकते हो या आप इसमें बेटे सभी भर सकते हो। तो वन जीव जंतुओं और पक्षियों के डॉट डॉट स्थान है। कौन? वन 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 का मतलब होता है जंगल जो होते हैं बेटा, हमारे पेड़ पौधे होते हैं। वे जीव जंतु और पक्षियों के क्या होते हैं? निवास स्थान होते हैं। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं, पशु पक्षी और जंतु बेटा जंगल में रहते हैं, वे उनके घर होते हैं। तो यहाँ पर निवास लिख देंगे। अब बेटा देखो पेड़ कटने लग रहे हैं तो बेचारे पक्षी कहाँ रहेंगे? तो मर जाएंगे, उनको घर नहीं मिलेगा। तो वन को प्राकृतिक डॉट डॉट कहते हैं। तो बेटा ये औषधालय भी कहते हैं, क्योंकि औषधियाँ हमें प्रकृति से बहुत ही मिलती हैं। प्रकृति से तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं जड़ी बूटियों की सहायता से बहुत सी बीमारियों का इलाज करते हैं। डॉट डॉट को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो बेटा ये 21 मार्च को हम विश्व वन दिवस मनाते हैं। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये बेटा चंदौली उत्तर प्रदेश में। तो ये चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है बेटा। यहाँ पे जो है जो जंगल होता है और जंगल में जो जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उसको जो है हम अभ्यारण्य बोलते हैं बेटा। तो उसका नाम है चंद्रप्रभा। तो ये पशु पक्षियों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, वे उसमें स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। और ये देखो कुकरेल वन कहाँ स्थित है? तो जो कुकरेल वन है बेटा एक प्रकार का वन है, ये लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 सही गलत पर निशान लगाना है। वन केवल जंतुओं के लाभ पहुंचाते हैं, नहीं सभी को लाभ पहुंचावे। भाई ये तो वन तो मनुष्य आदिकाल से ही वनों पर निर्भर है था, बिल्कुल ठीक है। सिनकोना से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है, सही का निशान। देखा जब मलेरिया होता है मच्छर काटने से, मादा ने फ्लीज के, तो उसे जो है सिनकोना से जो प्राप्त होती है दवा वो दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। गिद्ध बेटा पहले आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, तो एक वो जो है जो मरे हुए जानवर थे उनको खाते थे, उनको भोजन बनाते थे। अब वो बेटा धीरे धीरे लुप्त हो गई। तो जो दिखाई नहीं देती है, जो खत्म हो गई है, मर गई है, तो उसको विलुप्त जाति बोलते हैं। तो बिल्कुल सही का निशान है। सागौन एक प्रकार की लकड़ी है बेटा। तो ये इमारती लकड़ी होती है। इमारती का मतलब बेटा कीमती वो होती। तो यहाँ पे सही का निशान लगा देंगे। पशु पक्षियों की प्रजातियाँ जो खत्म होने की कगार पर है, मतलब पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई, विलुप्त प्रजातियां कहलाती है। पशु पक्षियों की प्रजातियां जो मतलब पूर्ण रूप से हमारे तो दर है, कहीं ना कहीं तो होंगी है, तो उसको विलुप्त बोलते हैं। तो ये सही है बिल्कुल। पेड़ पौधे वायु की गति बढ़ाने में सहायक होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वायु की गति नहीं बढ़ाते हैं। वन परिस्थिति की संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही का निशान लगा देंगे। मानव के हस्तक्षेप से वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है बेटा, सही का निशान लगा देंगे। ये पहले भी आया था कि मानव के हस्तक्षेप से प्रभाव पड़ता है, सही या गलत का निशान। सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, क्रॉस का एक दूसरे पर निर्भर होते हैं बेटा। तो ये आगे फिर सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जल और पर्यावरण मिलकर परिस्थिति की तंत्र बनाते हैं। तो सही का निशान। देखो जितने प्राणी हैं, पेड़ पौधे, क्योंकि सभी एक दूसरे से चक्र बंधा होता है। जो शाकाहारी होते हैं वे पेड़ पौधों को खाते हैं, और जो शाकाहारी जो मांसाहारी होती है वो उनको खाते हैं, और जो सर्वाहारी होते हैं बेटा वे पेड़ पौधों को भी खाते हैं और उसको भी खाते हैं, जो अन्य जीव होते हैं। तो ये लिख रहा है इसी तरह प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि है। तो बिल्कुल गलत। प्रथम उपभोक्ता बेटा वो होता है जो इन्हें टिड्डे, जो इनको पेड़ पौधों को खाता है, वो प्रथम चरण का उपभोक्ता है। द्वितीय चरण का होता है जो पेड़ पौधों को खाता है वो उनको खाता है, तो उसको द्वितीय चरण का
जैसे कि और ये हो जाएगा तीसरे चरण का शेर चीता जो उनको खाता है। तो एक सीरीज बन जाती है, चरण बन जाते हैं। तो इसलिए इनको प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तृतीय चरण का उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे कि शेर को किलनी भी खा जाती है तो वो चौथे चरण का उपभोक्ता कहलावेगा। ठीक है बेटा, किलनी होती है जैसे शेर को जो है उसके बालों में हो जाती है। मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो यदि कोई मृत जीव है बेटा तो उसके ऊपर आपने देखा सफ़ेद सफ़ेद से वे जम जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सी वे बोलते हैं कि सांप की छतरी या तो इस तरह से। तो ये सब मृतोपजीवी कहलाते हैं बेटा। ये हमें परिस्थिति की संतुलन को बनाए रखना चाहिए। हमें परिस्थिति की संतुलन बेटा, जो परिस्थिति बोलते हैं जो पेड़ पौधे से मिलकर बना होता है, उसको संतुलन यदि नहीं बनाएंगे तो प्रकृति में सब मर जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, बिल्कुल सही बात है, सही का निशान लगा दें। मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है, ये गलत है, मनुष्य तो पर्यावरण का अंग है भाई। प्रश्न नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जल, वायु, पोषक तत्व और सौर ऊर्जा आदि क्या है? सब ये निर्जीव घटक कहलाते हैं। तो ये सब निर्जीव घटक हो गए, क्योंकि ये बोलते नहीं है। भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने के वाले जीव परपोषी कहलाते हैं। तो दूसरों के ऊपर जो निर्भर करते हैं भोजन के लिए, तो बेटा जैसे कि हम देखो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं तो बेटा हम परपोषी है। जैसे कि आप कुत्ता ही ले लो, दूसरे के ऊपर निर्भर है, परपोषी। तो हम इन चीज़ों के ऊपर निर्भर करते हैं। उत्पादक व उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को आहार जाल कहते हैं। तो बेटा यहाँ पे आहार जाल बोलते हैं इसको, क्योंकि एक दूसरे से बंधे होते हैं सब। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तो दूसरे सिरे पर उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पे बेटा उपभोक्ता आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत डॉट है, तो यहाँ पे सूर्य आ जाएगा। प्रकृति में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सूर्य, सूर्य के कारण ही सब कुछ होता है। प्रकृति जल ये आपका स्थल, वायु और पेड़ पौधे एवं डॉट डॉट से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा पर्यावरण। पृथ्वी के जल के भाग को क्या कहते हैं? देखो मैंने बताया था, जलीय क्षेत्र या जलमंडल कहते हैं। जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे के परस्पर संबंधित होते हैं या पूरक होते हैं। ये क्वेश्चन बेटा पहले भी आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इनको बेटा अच्छे से समझते चलना है और इसको वीडियो को भी आपको देखना है। किसी भी परिस्थिति तंत्र के लिए सबसे आवश्यक क्या है? देखो यहाँ पे ये मल्टीपल चॉइस बोलते हैं, तो यहाँ पे मैं 4 दे रहा हूँ, इसमें से आपको एक लगाना है। किसी भी परिस्थिति तंत्र के लिए तो निरंतर ऊर्जा का प्रवाह, जल प्रवाह, वायु प्रवाह और पर्वत। तो यहाँ पे निरंतर ऊर्जा का प्रवाह जरूरी होता है, तो यहाँ पे पहले वाले पर निशान लगा देंगे। सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुँचने से पूर्व ही नष्ट हो रही है। क्या? मरुस्थलों के कारण, समुद्रों के कारण, पर्वतों के कारण, अत्यधिक प्रदूषण के कारण। ये यहाँ पे बेटा ये तो अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो है ये नष्ट हो रही है ऊर्जा। आहार जाल में यानी कि आहार श्रृंखला में, आहार क्या श्रृंखलाएं एक सीध में चलती है, आहार श्रृंखलाएं नहीं होती है। कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती है, ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। तो बेटा ये एक सीध में चलती है सारी आहार श्रृंखलाएं। कैसे चलती है? सबसे पहले पेड़ पौधे आ जाएंगे बेटा, ये उत्पादक कहलाएंगे, फिर प्रथम उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता, फिर चतुर्थ उपभोक्ता, और फिर ये क्या हो जाएंगे? सब मर जाएंगे, नाइट्रीकरण हो जाएगा, मृतोपजीवी आ जाएंगे, और ये फिर वापस में उपभोक्ता में ही, उसमें पेड़ पौधे में आ जाएंगे, उत्पादकता में ही। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है बेटा, उसको आहार श्रृंखला बोलते हैं। पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलन मात्रा में कम ज़्यादा होने पर क्या होता है बेटा? परिस्थितिकी तंत्र बनता है। परिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा आप ये सोच के देखो, यदि पृथ्वी पे सारा ही निर्जीव घटक और सजीव घटक है, जो ये सब संतुलित नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? परिस्थिति की सारा तंत्र ही नष्ट हो जाएगा, तो ये सब असंतुलित हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और सब मर जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पे बेटा ये कूड़ेदान है, एक पीलिया है, एक वायु है, एक पेड़ पौधे हैं। तो 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं। तो 4 ही आपके देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो हमें ये देखना है कौन सा शब्द कौन से क्वेश्चन पे जाएगा, कोई से प्रश्न पे।
तो पहला देख लो, प्रदूषित जल पीने से रोग होता है। तो इसमें देख लो रोग कौन सा है, इसका भी अटैक करने का तरीका होता है। तो इसमें रोग, कूड़ेदान तो रोग नहीं है, वायु भी रोग नहीं है, पेड़ पौधे भी रोग नहीं है, तो पी लिया है, बच गया। तो पी लिया यहाँ पे आ जाएगा। दमा, खसरा आदि बीमारियां प्रदूषण के परिणाम है। तो देखो दमा हमारे किससे, सांस से संबंधित है। अब सांस कहाँ से लेते हैं हम, हवा में, हवा कूड़ेदान में तो है नहीं, पीले में भी नहीं है, पेड़ पौधे में नहीं, और यहाँ पे वायु। तो देखो ये वायु जो होती है यहाँ पे, ये सब पेड़ पौधे से मिलती है नहीं इसमें, तो ये वायु है यहाँ पे खुले में। तो यदि वायु प्रदूषण होगा तो ये सब हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे वायु आ जाएगा। ध्वनि प्रदूषण को डॉट डॉट भी कम करते हैं। कौन करते हैं, कूड़ेदान करते हैं कम, पीलिया करते हैं कम, वायु करते हैं कम, नहीं पेड़ पौधे। यदि पेड़ पौधे बाधा डाल देंगे, क्योंकि ध्वनि भी किसी न किसी माध्यम में चलती है, तो यहाँ पे माध्यम में पेड़ यदि उसमें जो है बाधा डाल देंगे, तो ये पेड़ पौधे ही कर सकते हैं उसकी कम। तो ध्वनि प्रदूषण को पेड़ पौधे कम करते हैं, तो यहाँ पे पेड़ पौधे आ जाएगा बेटा। ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कहाँ डालना चाहिए, कूड़ेदान में। मैंने बताया था ठोस जो होता है, जैसे कि आलू के छिलन हो गया आपका, मटर के छिलके हो गए, कागज़ के टुकड़े हो गए, है नहीं, लोग चाय पीते हैं वे उसके गिलास होते हैं, तस्तरियाँ होती है, घर का बहुत सारा सामान होता है ना, ये सब जो ठोस होंगे, कोई बरूदा होता है, कोई कार्य करते हैं, तो वे सब आपको कूड़ेदान में डालने चाहिए। उनको नाली में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, तो नहीं तो नाली क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी, है ना। तो हमें उसके घर में, अपने घर में कूड़ादान रखना चाहिए। एक सब्जियों वाला रखना चाहिए, और एक इस तरीके से जो यूज नहीं है। सब्जी वाले को हम, कूड़ेदान को जो दिन भर होता है, हम जानवरों को भी खिला सकते हैं, या उनसे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को फिर मिला के हम इसको अपशिष्ट यानी कि कंपोस्ट खाद में, गड्ढे में बताया था मैंने, वहाँ पे हम इसको पहुँचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सही व गलत का निशान लगाना है आपको। जल प्रदूषण से पागलपन रोग होता है। जल प्रदूषण से थोड़े बेटा पागलपन, ये तो ध्वनि प्रदूषण से होता है, क्योंकि ध्वनि ज़्यादा हो जा तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, तो पागलपन बोलते हैं उसको। तो जल प्रदूषण से नहीं होता है, तो ये गलत हो गया बेटा। वाहनों के धुएं से जल प्रदूषित होता है, गलत बेटा। मानव व अन्य जीवधारियों के भोजन तथा आवास पर मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है बेटा। तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। घर से निकलने वाले गंदे जल का उचित निस्तारण करना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है, तो सही का निशान, सही बात है ये। आगे बेटा मिलान का, देखो ये कीटनाशक जो है कै स्तंभ में दमा है, हैजा है और चिड़चिड़ापन। तो ये कुछ बेटा कै में दिए गए, तो जो भी सही जिस पे सुटेबल बैठेगा आपको उसकी सीध में ही ये निशान लगाने। कीटनाशक देखो क्या होता है, कीटनाशक कहाँ डालते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण में तो डालेंगे नहीं, न जल प्रदूषण में डालेंगे, न वायु प्रदूषण में। तो ये मृदा प्रदूषण के लिए जो है, मिट्टी को सही करने के लिए कीटनाशक डालते हैं। और जो दमा होता है बेटा, ये जल प्रदूषण से नहीं, ध्वनि से नहीं, मृदा से नहीं, तो ये वायु प्रदूषण पे पहुंच जाएगा। हैजा जल यदि बेटा गंदा पी रहे हैं तो जल वो हैजा होता है। हैजा बेटा उल्टी दस्त को हैजा बोलते हैं, खूनी दस्त लग जाते हैं, जो पेट में घुरड़ घुरड़ करके जो है हमारी जो जो बेटा लैट्रिन होती है पतली आती है, वो जल प्रदूषण के। इसलिए हमें यदि किसी को हैजा हो गया है तो बेटा बिल्कुल पानी को गर्म करके और ठंडा करके तब उसको हमें पानी पीना चाहिए, हैजा रोग ठीक हो जाएगा। चिड़चिड़ापन है, ध्वनि प्रदूषण कम करना चाहिए बेटा। देखो शादियों में डीजे वगैरह बजते हैं और ढोल बजते हैं, तो इस तरह की आवाज़ होती है, चिड़चिड़ापन होता है। तो हमें इसे यदि सुनना है ध्वनि प्रदूषण, तो बेटा अपने तक ही सीमित रहकर जो है ध्वनि करनी चाहिए। धीमी आवाज़ में भी हमें ये बोलना चाहिए बेटा। तो यह प्रश्न नंबर 16, मिलान करो उत्तर। तो देखो फिर वही आगे मिलान का, वृक्षारोपण किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जल प्रदूषण, छोटा परिवार और वायु प्रदूषण। तो देखो बेटे इधर यहाँ पे जो दूसरा स्तंभ है सब मिलेगा आपको। जैसे कि वृक्षारोपण कहाँ है, पर्यावरण को संतुलन है ना, जनसंख्या वृद्धि वास स्थान में कमी करेगा, जल प्रदूषण से पेचिश होगा। पेचिश का मतलब बेटा दस्त लगेंगे, वही हजार इस तरह टाइप का हो जाएगा। दस्त को, पेचिश को दस्त बोलते हैं बेटा, डायरिया बोलते हैं जिसको। छोटे परिवार से क्या होगा, सुखी परिवार। यदि आपका परिवार छोटा होगा बेटा तो सुखी परिवार, जैसे कि 2 बच्चे वे ही अच्छे, पहले 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, इस तरीके से तो बड़ा परिवार होता था बेटा। तो ये मानते थे कि वो परिवार सुखी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो बेटा तो उसमें तो कमी आएगी फिर। तो फिर है वायु प्रदूषण बेटा। वायु प्रदूषण से सांस संबंधी जो रोग होते हैं, देखो अभी बेटा देखो कोरोना बीमारी आ गई थी, उसमें सांस में समस्या हो गई थी, क्योंकि वायु प्रदूषण ज़्यादा हो गया था। अब देखो बारिश नहीं हो रही है बेटा, तो वायु प्रदूषण जो है, पेड़ों की जो पत्ते हैं उस पर भी धूलकण चिपके हैं बेटा, शुद्ध वायु हमको प्राप्त नहीं हो रही है। तो वायु प्रदूषण से बचने के लिए हमें सांस हमारे शरीर में अच्छा जाए,
देखो जुकाम हो जाता है, संक्रामक रोग हो जाता है, खांसी हो जाती है। खांसी होने का मतलब है बेटा हमारी सांस की नली में जो है रुकावट आ गई, इसलिए हमें जो है नाक पर मुंह पे ऊपर वो लगा लेना चाहिए बेटा, कपड़े का एक मास्क बोलते हैं वो लगा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रश्न नंबर 17 है ये, सही विकल्प चुनिए। जल का मुख्य स्रोत है, तो इस तरह का देखो बहुविकल्प क्वेश्चन बोलते हैं। जल का मुख्य स्रोत, इसमें 3 देगा, हैंडपंप, तालाब और वर्षा। तो ये मुख्य स्रोत है। तो देखो तालाब भी सूख सकता है ना, हैंडपंप का पानी भी जो है ख़त्म हो सकता है, लेकिन वर्षा का जल जो है वो फिर आ जाता है, तो वो आपका सबसे बड़ा स्रोत है ना, कहीं से भी जो है वर्षा हो सकती है। तो ये आपका प्रदूषण, जल के पीने से रोग होता है, प्रदूषित जल के पीने से रोग क्या होता है, हैजा, खसरा और कैंसर। वैसे तो बेटा प्रदूषित जल पीने से हैजा भी होता है ना, और खसरा भी होता है, 2 होते हैं, तो यहाँ पे हम दोनों पर निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, लेकिन वहाँ पे एक मिलेगा कोई से में से, यहाँ पे दोनों दे रखे हैं। क्वेश्चन ये, समुद्र से प्राप्त होता है क्या, पेट्रोल, आयोडीन, जड़ी बूटी। तो बेटा आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है बेटा। जो हमारी सांस की नली है, तो वो जो एक ग्रंथि होती है वो सूज जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और ये हमारी गर्दन के जो है गले में होती है, तो ये आयोडीन की कमी से होती है। हमें आयोडीन नमक खाना चाहिए, आयोडीन वाले ही हमें सब्जियां खानी चाहिए, जैसे आपकी जो है मूली वगैरह होती है, सलजम वगैरह होती है, ये लेनी चाहिए, तो ये हमें समुद्र से प्राप्त होती है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन आ गए बेटा। देखो कल कारखानों से, यानी कि उद्योगों से, कल खारने को फैक्ट्री बोल रहे हैं, फैक्ट्री बोल रहे हैं अंग्रेजी में बेटा गाँव में। तो वहाँ से जो निकले हैं उसे क्या नदियों में बहा देने से क्या होता है बेटा, तो ये अपशिष्ट बहा रहे हैं और हम प्रदूषित कर रहे हैं। यदि बेटा देखो हम यहाँ की पास कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री लग रही है, आपका मिल लग रहा है, कोई आपका कुल्लू क्रेशर लग रहे हैं, तो वहाँ से जो मल्लिका निकलता है बेटा, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो देखो वो कितना काला काला गंधीला और बहुत ही सूंघ इस तरह की आ जाती है उसमें से, कि उसके पास को भी गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन लोग उसको नदियों में बह रहे हैं, नालों में बह रहे हैं, जहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, गंदगी फैलती है, बीमारी होती है। तो इसका हमें निस्तारण फैक्ट्री वाले को कर देना चाहिए, लेकिन उसको खुले में बेटा छोड़ देते हैं, और इसकी इसका ध्यान नहीं है। तो ये हमें ही समझना है। तो जब भी पास को निकले तो अपना सावधानी से निकले। पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन मात्रा में है, तो इसको बोलते हैं सीमित। तो पृथ्वी पर बेटा जितने भी हमारे साधन है, संसाधन है, वे सीमित है, तो हमें उसे उचित मात्रा में उसका प्रयोग करना चाहिए। यदि हम जल की बात करेंगे पीने योग्य, तो हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जल है तो कल है, जल अमूल्य है। अब जल देखो नीति चल रही है बेटा, गांव में टंकी लग रही है, इसलिए लग रही है कि लोग यदि घर घर में सबके समरसेबिल हो जाएंगे, तो बेटा ये समझते हैं कि ये तो समरसेबिल हमारा है, चलने दो, तो पूरा दिन समरसेबिल भी चला सकते हैं बेटा उसको। एक जानवर को नहलाने के लिए बेटा देखो कितना पानी, जहाँ 2 बाल्टी पानी यूज होता था, तो फिर वहाँ पे 20 बाल्टी पानी यूज हो रहा है केवल। तो क्योंकि इसलिए है, तो वो सीमित है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये पढ़ने लिखने से हमें यही समझना है कि बेटा हमें उसको बहुत सावधानी से, यदि पानी को इकट्ठा जितना ज़रूरत है इतना निकाल लो, और निकालने के बाद जो है उस जो है समरसेबिल को बंद कर दें, और बंद करने के बाद में फिर उसका यूज़ करें, तो बहुत अच्छा रहेगा, और उस जो सीमित मात्रा है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। नहीं तो आने वाले समय में बेटा पीने के लिए भी पानी नहीं रहेगा। साधारण नमक डॉट डॉट पाया जाता है बेटा। जो साधारण नमक होता है वो समुद्र से प्राप्त किया जाता है। तो समुद्र से जो जल प्राप्त होता है बेटा, वो भाप विधि, वाष्पीकरण विधि से प्राप्त करते हैं। उसके समुद्र के बराबर में बेटा बड़ी बड़ी क्यारियाँ बना ली जाती है। समुद्र का पानी जैसे आता है तो उसमें आता है, उसमें फिर वहाँ पे एक जो है वो लगा देते हैं, तो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वो वेपर बनकर उड़ जाता है। तो फावले से बेटा किसी से उससे जो है निकाल लेते हैं, और उसको शुद्ध करके फिर प्राप्त जो है आगे बढ़ा देते हैं, शुद्धिकरण होता है, उसका आयोडीन वगैरह मिल जाता है। तो ये सब जो है समुद्र से प्राप्त होता है बेटा नमक, क्योंकि खारा पानी होता है, सल्फेट क्लोराइड होते हैं उसमें, तो वो सब नमक होता है। गंगा के प्रदूषण का बढ़ना क्या संकेत है बेटा, ये तो जल प्रदूषण होता है। यदि गंगा में बेटा हम बहा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ जल रही हैं, तो उसकी जो वेस्टेज है उसमें बहा रहे हैं, तो वो जल प्रदूषण हो रहा है। उससे जीवों को नुकसान होता है बेटा, और जो है मिट्टी को भी नुकसान होता है, वातावरण को नुकसान होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो बेटा। जनसंख्या में वृद्धि देखो जैमितीय क्रम में होती है, तो जनसंख्या कुछ जैमितीय में होती है बेटा, और जो खाद्यान्न में वृद्धि होती है वो अंकगणितीय होती है। अंकों के आधार पर बताते हैं कितना अनाज पैदा हुआ है हमारा, ठीक है बेटा। और जनसंख्या में तो एक इसका ज्योमेट्रिकल हम इसको रूप से दर्शा सकते हैं। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है बेटा, किस चीज़ में कमी
होने लगती है। तो देखो बहुत सारी कमी होने लगती है। कौन सी? वास स्थान। वास का मतलब निवास स्थान, खाद्यान्न, रोजगार। तो ये बेटा जनसंख्या बढ़ने से होता है। जो कि जनसंख्या बढ़ रही है तो रोजगार के अवसर भी बेटा घट रहे हैं। जैसे कि नौकरी के लिए हमारे की तो नौकरी नहीं लगी, तो बेटा नौकरी एक है और पाने वाले बेटा यहाँ पे 10 हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं। तो देखो इसी तरह से खाद्यान्न की है बेटा। खाद्यान्न के आने वाले समय में, क्योंकि सभी भूमि जो है प्लॉटों में जा रही है, आदमी घर में दो रह रहे हैं और बड़े बड़े प्लॉट, बड़े बड़े घेर, तो और बड़े बड़े सरकारी योजनाएं बन रही हैं, तो हमारी जो खेती है वो घट रही है। तो वहाँ पे खाद्यान्न की समस्या भी पैदा हो सकती है। और वास स्थान हो रहा है बेटा, निवास स्थान की भी जो है कमी पड़ जाएगी जब जनसंख्या बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। देखो पहले में घटते आने लग रहे, पहले बड़ा बड़ा घर था, फिर वे 2 बट गए, फिर उसमें बट गए, फिर छोटे 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 छोटे, इस तरीके से फिर लोग जब कम पड़ जाते हैं तो वो जगह ही छोड़ देते हैं, दूसरी जगह आदमी शिफ्ट हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि से हमारा डॉट डॉट प्रभावित होता है। क्या होता है बेटा? पर्यावरण प्रभावित होगा, हर चीज़ प्रभावित होती है जनसंख्या वृद्धि से। इसलिए जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल करना है बेटा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सौर ऊर्जा का स्रोत डॉट डॉट है। तो सौर ऊर्जा का मतलब पता है आपको, सोलर सिस्टम बेटा, सोलर एनर्जी। तो सूर्य ही हमारा है और ये बेटा नवीकरण स्रोत है हमारा, ये कभी न खत्म होने वाला है। तो आजकल यही चल रहा है बेटा। सीएनजी का प्रयोग कहीं में करते हैं बेटा, हम वाहन चलाने में करते हैं सीएनजी गैस का। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है बेटा ये वाहनों चलाने में, क्योंकि ये प्रदूषण कम करती है। एलपीजी बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है बेटा, ये खाना बनाने में भोजन जो सिलेंडर होते हैं हमारे लाल लाल, ये उसमें भरी जाती है, तो उसको एलपीजी गैस बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको याद रखना है। इसमें ब्यूटेन प्रोपेन होती है बेटा गैस, तो ये उसी में काम आती है। कमरा छोड़ते समय बिजली का पंखा व स्विच कर देना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे बंद आ जाएगा। तो जैसे ही हमें ये है कि हम पढ़ लिए तो वहाँ पे बल्ब बंद कर देना चाहिए। उस गर्मी में आ रही है बेटा, घर में नहीं है तो पंखा चल ही रहा है, तो बेटा ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए हमें, पंखे अपने बंद कर देना चाहिए। जो भी बिजली का सामान है जब भी घर से बाहर निकले तो अच्छे तरीके से चेक कर ले, कोई जो है स्विच ऑन तो नहीं है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। यूज हो तब उसका यूज कर देना चाहिए, है ना। यदि बाहर धूप निकली है, बाहर बैठे हैं, तो बेटा बाहर बैठ के हमको जो है अपने कार्य करने चाहिए, नहीं तो हम अंदर बल्ब जला के पंखा चला के हम ये जो है अंदर ही कार्य करते रहे तो ऊर्जा क्या हो रही है वहाँ पर नष्ट हो रही है, जबकि बाहर पेड़ की छाया में बैठ के भी हम वो कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं, हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं बेटा। ऊर्जा के ये दे रखा है देखो, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय स्रोत क्या होते हैं बेटा। नव्यकरणीय वह कि जो ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे कि जल का स्रोत है, लकड़ी का स्रोत है हमारा, सोलर का है, परमाणु का है, ये सब हमारे नव्यकरण होते हैं। और अनव्यकरणीय स्रोत भी होते हैं बेटा जो पुनः प्राप्त नहीं करे जा सकते, जो सीमित भंडार होता है जिनका, जो एक बार ख़त्म हो गए तो फिर वो दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे बेटा कोयला है, कोयला की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है बिजली बनाने में, और जो है इसी तरीके से पेट्रोल होती है बेटा और डीजल होता है। तो ये जो डीजल है, पेट्रोल है और ये कोयला है, ये हमारे अनवीनीकरण स्रोत है, ये सीमित मात्रा में है बेटा। और जो हमारे सूर्य है ये इनकी असीमित मात्रा है, और जो हमारी बायोगैस है ये भी असीमित मात्रा है हमारी, और आपका पवन ऊर्जा है वो भी हमारी असीमित मात्रा है, और लकड़ी भी हमारी असीमित है। तो हमें देखना है, तो आज जो प्रयोग हो रहा है बेटा सूर्य से जो हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, सोलर सिस्टम है वो आगे आगे आ रहा है, और इस जो हमारे सीमित स्रोत है उनकी हम रक्षा कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में हमारे ये काम आ जाए। तो इसका कम से कम प्रयोग कर रहा है। अब देखो गाड़ियाँ भी बेटा आपकी जो है बैटरी की आ गई है, इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं, तो धीरे धीरे इनका जो है इन पर निर्भर हम नहीं रहेंगे और नव्यकरण स्रोत जो है बढ़ जाएगा। तो नव्यकरण के बेटा कुछ उदाहरण है, याद रखना है, सूर्य, बायोगैस, पवन है, और नाभिकीय ऊर्जा होती है बेटा, और लकड़ी होती है, ध्यान रखना है। अनवीनीकरण में डीजल, पेट्रोलियम और कोयला, और ये जो गैस होती है बेटा ये होती है हमारे। आइए बेटा नेक्स्ट करते हैं फिर। ये आपका देखो इन्हीं में से बेटा जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन्हीं में से हम पेपर में रखेंगे, इन्हीं में से आएगा, आप इनको ही दोहरा लेना क्वेश्चनों को, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। देखो जलाने पर पर्यावरण को सबसे कम प्रदूषित करने वाला ईंधन है, पर्यावरण को प्रदूषित जो कम करता है। कोयला जलाएंगे तो बेटा धुआं भी निकलेगा, गैस भी छोड़ेगा। एलपीजी तो कम करती है प्रदूषण मिट्टी का तेल से भी, और लकड़ी से भी, लकड़ी से धुआं भी निकलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, है नहीं, अपशिष्ट धुआं निकलेगा, गैस ही अपशिष्ट निकलेंगे। तो देखो यहाँ पे एलपीजी पे निशान लगा दिया ये, तो ये ठीक है इसका बेटा।
वाहनों के चलाने के लिए न्यूनतम प्रदूषण वाला ईंधन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। तो वही देखो बेटा सीएनजी, ये हो गया हमारा। तो सीएनजी हो गया हमारा ये देखो ये हमारा पर्यावरण को भी घरों में जो हम देखो खाना बनाते हैं, पहले मम्मी खाना बनाती थी तो लकड़ी का यूज करते थे तो धुआं होता था, है ना, और फिर पूरे घर में धुआं हो जाता था, फिर सांस लेना मुश्किल हो जाता था। तो ये सब होता था। अब एलपीजी आ गई, गैस सिलेंडर आ गए, तो वहाँ पे तो होना ही है जा। तो वातावरण में तो पर्यावरण तो शुद्ध हो गया ना ये। तो इसी तरीके से बेटा ये वाहनों के लिए सीएनजी का प्रयोग हो रहा है। देखो यहाँ पे ये एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस बेटा कौन सी है? ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और मैंने बताया बेटा यहाँ पे ब्यूटेन पर निशान लगा देंगे इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो देखो बड़े ध्यान से ये उत्तर देना है इसका। नवीकरणीय है, यानी कि जो ऊर्जा के स्रोत जो इनकी मात्रा असीमित होती है। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयला, देखो ये तो सारे के सारे हमारे पास में सीमित स्रोत है, ये कभी न कभी खत्म हो जाएंगे। और इसी पेट्रोलियम हमें दूसरे देश से भी खरीदना पड़ रहा है बेटा। तो देखो हमारे यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी में भी फर्क पड़ रहा है। और यदि हम इन स्रोत पे बेटा निर्भर, जो हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत प्राप्त कर लेंगे, तो देखो हम जो है आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। तो बेटे पवन ऊर्जा जो होती है हमारी, ये नवीकरण ऊर्जा है, हमें इनका प्रयोग अब जब बहुतायत में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 25 सही मिलान करो। भूकंप, आग और बेटा राहत व पुनर्वास और एचआईवी। तो भूकंप से क्या होता है बेटा? प्राकृतिक आपदाएं आती है। आग क्या है? मानव जनित आपदाएं हैं। मानव जनित का मतलब बेटा मानव द्वारा भी आग लग सकती है। कहीं ना कहीं आपने देखा हो किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है, दुकान में आग लग जाती है ना। तो ये सब होती है। तो ये मानव जनित आपदा बोलते हैं इनको। जैसे कि आंधी तूफान है, ये प्राकृतिक है बेटा। ये आंधी तूफान आ गई, ओलावृष्टि आ गई, बाढ़ आ गई बेटा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वर्षा, अतिवृष्टि होगी, ओलावृष्टि होगी। और ये राहत और पुनर्वास, यानी कि राहत और पुनर्वास में आपदा प्रबंधन जब बेटे आते हैं, इसके जब कोई आपदा आती है तो उनके लिए जो व्यवस्था करते हैं सरकारें, आदमी जो व्यवस्था करते हैं, कैसे खाने पीने की, उनके रहने की, वे सब जो है आपदा प्रबंधन बोलते हैं, सब उनकी व्यवस्था करने को। और एचआईवी बेटा एक प्रकार का रोग है। एड्स बेटा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, कोई भी दवा काम नहीं करती है, अंत में मनुष्य बेटा मर जाता है ना। तो यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है एचआईवी, इससे हमें सावधान रहना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 सही और गलत का बेटा निशान लगाना है। देखो यहाँ पे क्या है? भगदड़ एक प्राकृतिक आपदा है बेटा। भगदड़ नहीं है ये आदमियों के कारण बेटा भगदड़ मच जाती है। जैसे कि कहीं ना कहीं मेला लगता है और वहाँ पे भीड़ होती है, कोई स्टेशन होता है या कोई अफवाह फैला देता है भीड़ में, तो वहाँ पे भगदड़ मच जाती है बेटा। तो लोग जो है अपने को बचाने के लिए तो दूसरे के ऊपर जो है धक्का मुक्की के कारण जो है कि नीचे गिर जाते हैं। तो लोग बगैर जो है कुछ देखे तो लोगों जो है दूसरे पे धक्का मुक्की को ये बोलते हैं बेटा भगदड़। तो ये प्राकृतिक आपदा जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि भगदड़ मचने के कारण 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, 400 लोग मर गए। तो बेटा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। बिल्कुल सही है, सही का निशान। जो भूकंप होता है बेटा एक रिएक्टर है, वो सुई सी चलती है तो उससे पता चल जाता है। भारत में चक्रवात को विली विली कहते हैं, तो बेटा गलत है। भारत में चक्रवात को विली विली नहीं कहते हैं। विली विली ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात चलता है बेटा उसको बोलते हैं। और ये ताप लहर मानव जनित आपदा है? नहीं, ताप लहर मानव जनित आपदा नहीं है। जैसे कि ताप लहर का मतलब होता है लू चले, अब गर्मी में लू चलेगी, है ना, तो वे लू जो है हमारे पानी को, शरीर को सोख लेती है और आदमी जो है पानी की कमी के कारण जो है आदमी बीमार हो सकता है। इसलिए हम धूप में नहीं जाते, लू में हम बाहर नहीं निकलते, सर पे कपड़ा और हम पानी का यूज़ करते हैं। देखो सही और गलत का निशान लगाना है। जापान में चक्रवात को क्या कहते हैं? विली विली, टाइफून, हरिकेन और हुदहुद। तो बेटा जापान को बोलते हैं टाइफून। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ये हमारा प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत के राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन होता है प्राधिकरण, उसका कुछ भी व्यवस्था करनी होती है, प्रधानमंत्री की अनुमति, प्रधानमंत्री जी के आदेश होते हैं। निम्नलिखित में प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो बमों का विस्फोट प्राकृतिक है बेटा, प्राकृतिक नहीं है ये। भूकंप और बाढ़ और सुनामी ये मैंने बताया, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। और ये जो विस्फोट होते हैं, बम कोई डालता है तो आग कोई जलाता है, तो ये सब भगदड़ वाले होते हैं, ये सब जो है मानव जनित होते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ये नहीं है बम वाली। प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप भी है, सुनामी भी है, बाढ़ भी है, शीतलहर भी है, सभी हैं ये। और ये मानव जनित आपदा है। महामारी फैल जाए, बीमारी फैला दे, कोई आग लगना हो जाए, भीषण
रेल हादसा हो जा, तो ये सब बेटा आपके मानव जनित है। तो ये बेटा जो है कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, बस ये जो है ये पूरी बुक के क्वेश्चन है बेटा। तो ये आपको दे हैं, ये क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, अच्छे से समझ लेने हैं। वीडियो को बेटा बार बार देखना है इसको, फिर ये समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो बेटा यहाँ पे उदाहरण देकर बताइए। इस तरह का यदि क्वेश्चन आ गया तो देखो मैंने बताया था नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं जिनको बार बार उत्पन्न कर सकते हैं और कभी समाप्त नहीं होते हैं। इनकी मात्रा असीमित होती है, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस। तो इसको नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत बोलते हैं। हम इनको बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, बार बार ये कब खत्म होने के नहीं, खत्म हो जाएंगे फिर हो जाएंगे। तो ये होता है अनवीन्य ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं बेटा। देखो यहाँ पे ये बताया था जिन जो सीमित मात्रा में होते हैं और जो एक बार खत्म हो गए वे दोबारा से नहीं होते हैं, एक दिन में वे समाप्त हो जाएंगे, एक न एक दिन वे समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल, प्राकृतिक गैस। जैव गैस से आप क्या समझते हैं बेटा? बायोगैस को ही हम जैव गैस कहते हैं, जो गोबर तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है। तो ये मैंने बेटा पहले ही बता दिया। इको फ्रेंडली तकनीकी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखो पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार की गई तकनीक को हम इको फ्रेंडली तकनीक कहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं बेटे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखें, वो इको फ्रेंडली तकनीक कहलाती है। यदि हम पेड़ पौधे लगाने लग रहे हैं तो इको तकनीक, हम वाटर कंजर्वेशन कर रहे हैं वो भी इको फ्रेंडली कर रहे हैं। सड़क के हम दोनों किनारों पर बेटा हम पेड़ लगा रहे हैं तो इको फ्रेंडली तकनीक है वो भी बेटा। तो इससे क्या होता है, वातावरण ठंडा होता है वहाँ का जहाँ पर पेड़ होते हैं। तो इस तरीके से हमें इको फ्रेंडली कार्य कर लेने चाहिए। घरों में देखा लोग जो है गमले में पेड़ पौधे लगाते हैं तो कम से कम मोटी पत्ती के तने के जब लगाते हैं तो उनमें से ऑक्सीजन निकलती है। तो बेटा कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होती है और वे प्रदूषण भी कम करते हैं। जैसे कि धूम्र अवक्षेपक होते हैं, तो इसलिए इसको इको फ्रेंडली तकनीक बोलते हैं। ऊर्जा संरक्षण के उपाय लिखिए बेटा। हमारे पास ऊर्जा की मात्रा सीमित है, इसलिए दैनिक जीवन की आदतों में हमें सुधार करके ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया बेटा, अपनी आदत सुधारनी है और अपने कार्य में धैर्य के साथ में करना है। घर में चारों तरफ ध्यान रखना है कि कहीं ऊर्जा हमारी नष्ट तो नहीं हो रही है। जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मैंने बताया था जनसंख्या वृद्धि से बेटे वास की दिक्कत पड़ेगी और खाद्यान्न की दिक्कत पड़ेगी बेटा। ये तो यही बात मैंने लिख रखी है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ लोगों की जनसंख्या बढ़ने से ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं होने के बावजूद भी हम अपना जीवन यापन ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है और इसका सीधा प्रभाव हमारे रहन सहन और खाद्यान्न पर पड़ रहा है। इससे अगला जनसंख्या बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है या होती है? तो लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण बेटा खेती योग्य जो भूमि है वह आवास की जो कमी होती है वो कम होती जा रही है। तो ये जो बेटा क्वेश्चन मैंने कराए हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन या वीडियो आपको देखनी है और समझ सकते हैं बेटा। ये पेपर में आएंगे। अब जो है सत्र परीक्षा होगी, फिर वार्षिक परीक्षा होगी। क्वेश्चन यही है कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। तो बेटा आप लोग जो है अच्छे से इसे तैयार कर लें, क्वेश्चनों को पढ़ लें। आप इसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, है ना। इस कॉपी में जो है आपकी PDF बनाकर भेज दूंगा बेटा। और जो वीडियो मैंने बनाई है इसमें सुनने के द्वारा भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और आप इसको जो है पढ़कर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखें बेटा, इसका लाभ जरूर मिलेगा, है ना। तो सभी बच्चों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।